अगला वर्गीकरण हम देखते हैं आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। तो जो बहुलक का निर्माण होता है एकलक अणुओं से, तो ज़रूर वहाँ कुछ न कुछ उनके बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, चाहे वो हाइड्रोजन बंध हो या कई प्रकार के डाइपोल डाइपोल आकर्षण बल या द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल देखने को मिलता है। तो बहुलकों का जो उपयोग होता है वह उसमें उपस्थित कुछ यांत्रिक गुण, जैसे उनमें कितना तनन सामर्थ्य है, उसकी प्रत्यास्थता या खिंचाव की प्रकृति, उसकी दृढ़ता कितनी है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। और ये सारे जो गुण होते हैं इन बहुलकों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो इकाइयां हैं या विभिन्न प्रकार के जो एकलक हैं उनके बीच लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल पर डिपेंड करता है। ये जो अंतराण्विक आकर्षण बल हैं वो वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो इन बलों के आधार पर ही ये डिसाइड होता है कि किस बहुलक की प्रकृति कैसी होगी, यानी उसके जो यांत्रिक गुण हैं वो इन बलों पर ही डिपेंड करते हैं। तो बहुलक की जो श्रृंखला की लंबाई होती है वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो आणविक बलों का जो प्रभाव होता है वो भी बढ़ता जाता है। तो आणविक बलों के उपस्थिति के आधार पर जो बहुलक है उसको फिर 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रत्यास्थक, इलास्टोमर्स, फाइबर्स या जिसे रेशे कहते हैं, फिर होता है ताप सुनम्य जिसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, और थर्मोसेटिंग यानी ताप सुदृढ़। तो इस प्रकार के जो बहुलक है ताप सुदृढ़ कहलाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यास्थक बहुलक या इलास्टोमर्स। तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है, इलास्टोमर्स जिसमें इलास्टिसिटी होती है, तनाव खींच सकते हैं जिसे, तो इसमें जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है इनके एकलक अणुओं के मध्य वो बहुत ही दुर्बल होता है। इस वजह से इनका जो इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्थक गुण है, वो भी अधिक होता है। तो जब तक तनाव लगाया जाता है अणुओं को खींचा जा सकता है, उसे स्ट्रेच किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही उनके बीच का तनाव हटा दिया जाएगा तो जो अणु है, जो बहुलक है, वो अपने मूल स्थिति में वापस आ जाती है। इलास्टोमर्स है तो जितना ज़्यादा खींचे वो खिंचाव उसमें उत्पन्न हुआ, जब उसको फ्री छोड़ देते हैं वो वापस अपने पुनः जो मूल स्थिति थी वहाँ तक पहुँच जाती है। तो इस प्रकार जो एकलक अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो बहुत ही दुर्बल वान डर वाल आकर्षण बल देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो संश्लेषित रबड़ होते हैं, प्राकृतिक रबड़ है, वो इसका मुख्य उदाहरण है। जैसा हमने देखा प्राकृतिक रबड़ जिसकी जो इकाई है वो आइसोप्रीन होती है। कुछ संश्लेषित रबड़ होते हैं जैसे नियोप्रीन, तो नियोप्रीन की जो एकलक इकाई है वो है क्लोरोप्रीन। तो सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर हम देखेंगे जैसा हमने 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन में देखा था आइसोप्रीन यूनिट के लिए, वहाँ पर हमने 2 मिथाइल किया था, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन जिसे कहते हैं क्लोरोप्रीन। तो ये इसके भी N अणु लिए, CH2 डबल बॉन्ड CCl CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये बना क्लोरोप्रीन। तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। और इसके कई बार रिपीट होने से, क्लोरोप्रीन अणु के बहुत अधिक बार रिपीट होने से बनता है नियोप्रीन जो कि एक संश्लेषित बहुलक होता है। तो यहाँ भी देखिए CH2 CCl, फिर लगाते हैं डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और होल N। तो यहाँ भी देखिए डबल बॉन्ड की स्थिति, इसमें देखिए डबल बॉन्ड 2 है जब हमने क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर बनाया है, और इसमें देखिए आप डबल बॉन्ड 1 है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं दोनों तरफ, दोनों सिरे में एक एक बॉन्ड लगा दिए, यहाँ एक बॉन्ड लगा दिए, उधर एक बॉन्ड लगा दिए। तो ये बॉन्ड लगाने से कार्बन की जो संयोजकता है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो रही है, तो हमें ज़्यादा जगह पर डबल बॉन्ड की आवश्यकता नहीं है। तो जब भी आप बहुलक अणु को बनाएंगे इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर देखेंगे। आप बहुलक के स्ट्रक्चर को रटने की कोशिश नहीं करेंगे, इसे खुद बनाना है। यदि एकलक की संरचना हमें पता है तो हम बहुलक की संरचना आसानी से बना सकते हैं। तो संश्लेषित जो रबड़ होते हैं, प्राकृतिक बहुलक जो आइसोप्रीन का ही बहुलक है और गोंद जैसा पदार्थ होता है, इसकी जो प्रत्यास्थता होती है वो बहुत कम होती है। तो जब संश्लेषित रबड़ बनाया जाता है तो उसको बनाने के लिए कुछ उसमें फॉर्मेशन कहता है, कुछ उसमें परिवर्धन किया जाता है। तो एक वैज्ञानिक थे
चार्ल्स गुडियर, उन्होंने क्या किया, जो प्राकृतिक रबड़ है, तो प्राकृतिक रबड़ में 3 से 5% लगभग सल्फर या सल्फर के ही किसी यौगिक के साथ प्राकृतिक रबड़ को उन्होंने गर्म किया। तो इस प्रकार जो रबड़ बना उसको वल्केनाइज्ड रबड़ या वल्कनित रबड़ कहते हैं। तो ये जो वल्केनाइज्ड रबड़ है वो प्राकृतिक रबड़ की तुलना में इतना ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता है और इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो भी प्राकृतिक रबड़ की तुलना में थोड़ी बढ़ जाती है, ज़्यादा प्रत्यास्थता ये दर्शाने लगते हैं वल्केनाइज्ड रबड़, तो इसकी प्रत्यास्थता थोड़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो रबड़ है उस प्राकृतिक रबड़ में हम देख रहे हैं कि प्रत्यास्थता का मान कम है, वल्कनीकृत रबड़ में प्रत्यास्थता बढ़ गई। इसका कारण है कि जब प्राकृतिक रबड़ को सल्फर या सल्फर के यौगिक के साथ गर्म करते हैं तो उसी स्ट्रक्चर में, यानी रबड़ के ही स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि बीच बीच में ऐसे सल्फर के जो परमाणु हैं वो जुड़ करके एक तिर्यकबद्ध स्ट्रक्चर जैसा बना लेते हैं। तो वल्कनीकृत जो रबड़ होता है उसमें सल्फर के तिर्यक जोड़ बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 श्रृंखला है, जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक रबड़ को ही उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किए तो सल्फर के यौगिक के उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, तो यहाँ पर इसी श्रृंखला में बीच बीच में सल्फर के कुछ तिर्यक बंध बन जा रहे हैं। तो ये सल्फर के तिर्यक बंध बनने के कारण इसकी जो प्रत्यास्थता है वो भी बढ़ जाती है। तो वल्कनीकृत रबड़ में जो सल्फर होता है वो एक नेटवर्क जैसी संरचना का निर्माण करवा देता है। इस तरह से जो प्राकृतिक रबड़ की इलास्टिसिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है। अगला हम देखेंगे फाइबर्स या रेशे। यहाँ पर जो बहुलक है उनके एकलक अणुओं के मध्य बहुत अधिक प्रबल कणांतर बल होता है, जैसे हाइड्रोजन बंध हो सकता है या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेंगे नायलॉन 6,6 का ही, लेकिन यहाँ हम पूरी संरचना को नहीं लेंगे, एक श्रृंखला हम लेते हैं नायलॉन 6,6 की। यहाँ भी हम दूसरी श्रृंखला बना दिए नायलॉन 6,6 की। तो यहाँ पर आप देखिए एक श्रृंखला में CO है, NH है, फिर CO और NH। दूसरी श्रृंखला में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी CO NH है और CO NH है। तो पहली श्रृंखला में जो CO का O है और दूसरी श्रृंखला में NH के H के बीच में एक बंध पाया जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हमारे लिए बहुत जाना पहचाना नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, जहाँ पर हाइड्रोजन तो होगा ही और दूसरा परमाणु होगा नाइट्रोजन और या फिर फ्लोरीन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य हाइड्रोजन बंध बना है। दूसरी तरफ यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इसमें से NH का H और इसमें से CO का O, तो इनके मध्य भी हाइड्रोजन बंध का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रबल कणांतर बल बना है इन एकलक अणुओं के मध्य। तो यहाँ पर जो फाइबर्स होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तीसरा जो वर्ग है आणविक बलों के आधार पर बहुलकों का, वो है थर्मोप्लास्टिक। जैसा नाम से स्पष्ट है, थर्मोप्लास्टिक यानी जैसे ही ताप का प्रभाव पड़ता है इन बहुलकों पर ये नरम हो जाते हैं। तो इसमें एकलकों के बीच या इन बहुलकों में उपस्थित जो अंतर आणविक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलास्टोमर या प्रत्यास्थक और फाइबर यानी रेशे की तुलना में बहुत कम होता है, दुर्बल होता है। इनके बीच दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये जो थर्मोप्लास्टिक बहुलक होते हैं ये रेखीय बहुलक होते हैं और जैसे ही इसको गर्म किया जाता है और गर्म करने पर ये पिघल जाते हैं और इसको जिस आकार का हम चाहते हैं, जैसा वांछित हमारा आकार होगा, जिस तरह की वस्तु हम बनाना चाहते हैं, इस प्रकार के थर्मोप्लास्टिक बहुलकों से उन्हें हम बना सकते हैं। तो फिर जब इसे ठंडा किया जाता है तो ठंडा करने पर ये वापस दृढ़ हो जाते हैं। गर्म करने पर और ठंडा करने पर इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन या विघटन नहीं देखने को मिलता है। तो थर्मोप्लास्टिक जो बहुलक होते हैं उसमें होता है पॉलीथीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, ये सारे जो बहुलक होते हैं ये थर्मोप्लास्टिक बहुलक कहलाते हैं। इसे हिंदी में ताप सुनम्य बहुलक भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ताप दृढ़ या थर्मोसेटिंग बहुलक। तो इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं इनका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो बहुत कम होता है और ये अर्ध ठोस प्रकार के होते हैं। जैसे ही इसे गर्म किया जाता है तो ये नरम नहीं होते
बल्कि ये कठोर हो जाते हैं, दुर्गलनीय हो जाते हैं और अघुलनशील हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं इसमें देखा गया है कि क्रॉस लिंकेज होता है, क्रॉस बंध पाया जाता है। इसको गर्म करने पर जो त्रिविमी नेटवर्क है वो ठोस हो जाता है और जैसा थर्मोप्लास्टिक बहुलक में हमने देखा था कि इसको गर्म करने पर वो पिघल जाता है और ठंडा करने पर वापस वो कठोर दृढ़ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक के समान ये फिर से पिघलाया नहीं जा सकता है। ये एक बार गर्म करने पर इसमें पूरी तरह से रासायनिक रूप से परिवर्तन हो जाता है, विघटन हो जाता है। इसे पुनः हम परिवर्तित नहीं कर सकते, इसे मनचाहे आकृति में हम नहीं ढाल सकते। जैसे गर्म किया जाता है तो ये दुर्गलनीय पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके उदाहरण में हम देखते हैं बेकेलाइट। जैसा हम देख रहे हैं बेकेलाइट के स्ट्रक्चर में आप देखिए यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, CH2 है, फिर बेंजीन रिंग है और CH2 और नीचे भी CH2 और ऐसे ही रिपीटेशन होगा। लेकिन ये बेंजीन रिंग केवल नहीं है, ये फिनॉल है वास्तव में, ऊपर OH और यहाँ भी OH। तो चूँकि बेकेलाइट का निर्माण जो है वो 2 एकलकों से होता है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, और इन एकलकों से ही बनता है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट भी एक थर्मोसेटिंग बहुलक होता है और इसे हम तिर्यक बंध बहुलक भी कह सकते हैं, क्रॉस लिंक्ड बहुलक भी होता है। अगला हम देखेंगे कि संश्लेषण के पदों के आधार पर, यानी जब बहुलकों का निर्माण होता है तो उस समय किन किन पदों के आधार पर बहुलक का निर्माण हुआ है। तो इसमें 2 प्रकार का बहुलीकरण देखने को मिलता है। एक होता है पद वृद्धि बहुलीकरण और दूसरा है श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण। तो जो पद वृद्धि बहुलीकरण होता है, इस प्रकार के बहुलीकरण में हम देख रहे हैं कि संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन को हमने पहले ही समझा कि जहाँ पर छोटे अणु का विलोपन होता है, जब बहुलक का निर्माण होता है एकलक अणुओं के द्वारा, तो छोटे छोटे जो जल के अणु होते हैं, अमोनिया अणु है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऐसे अणुओं का विलोपन होता है। तो यहाँ पर आवश्यक भी नहीं है कि हमेशा छोटे अणु का विलोपन भी होगा पद वृद्धि वाले में, लेकिन प्रायः देखा गया है कि छोटे अणु का विलोपन होता है। तो यहाँ यदि एकलक अणु में एक से अधिक समान या असमान क्रियात्मक समूह वाले जो अणु है वो हमें दिखाई देते हैं, तो इस प्रकार से वो क्रिया उनकी होती है कि उसमें छोटे अणु का विलोपन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि जब पद वृद्धि बहुलकीकरण होता है तो वहाँ पर 2 एकलक अणु हैं A और B, इनसे बना AB और फिर AB में एक और एकलक अणु आके अटैच हो रहा है तो A B A, फिर एक B अणु का अटैचमेंट हुआ तो A B A B। इस प्रकार से पद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पद वृद्धि बहुलीकरण की जो अभिक्रिया होती है वो बहुत तीव्र गति से होती है और अभिक्रिया के दौरान जो आणविक द्रव्यमान होता है उसमें बहुत कम परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि एक एक करके पद में वृद्धि हो रही है और बहुलक का निर्माण होता है। तो पद वृद्धि बहुलकीकरण से बनने वाले जो बहुलक होते हैं उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे टेरिलीन है, जिसे डेक्रॉन भी कहा जाता है, बेकेलाइट है, और भी कई सारे पद इसमें सम्मिलित होते हैं। अगला हम देखेंगे श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण। इस प्रकार के बहुलीकरण की क्रिया में जो अभिक्रियाशील माध्यमिक स्पीशीज़ है वो सम्मिलित होते हैं, यानी किसी की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कार्बनिक परऑक्साइड है, उससे मुक्त मूलक बनता है। तो जब एथिलीन से पॉलीथीन बना तो यह एक श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण का उदाहरण होता है। तो इस प्रकार का बहुलीकरण अभिक्रिया जो है वो थोड़े धीमे गति से होता है। यहाँ पर एक माध्यमिक स्पीशीज़ का भी प्रयोग हो रहा है और पूरे अभिक्रिया के दौरान जो बहुलक का आणविक द्रव्यमान होता है वो लगातार बढ़ता जाता है। तो प्रायः जो योगात्मक बहुलीकरण होती है वो एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है, जिसमें एकलक इकाइयाँ जो है वो लगातार जुड़ती जाती है और श्रृंखला का निर्माण करती हैं। तो जब श्रृंखला पद बहुलीकरण की क्रिया होती है, जब हम क्रियाविधि देखते हैं तो उसमें हम ये पाते हैं कि यहाँ मुक्त मूलक बहुलीकरण होती है, अर्थात यहाँ पहले मुक्त मूलक का निर्माण होता है, मुक्त मूलक के द्वारा अभिक्रिया आगे बढ़ती है और बाद में यह अभिक्रिया अपने आप ही समाप्त होती है। तो इन अभिक्रियाओं को हम 3 पदों में बांट सकते हैं। पहला होता है श्रृंखला प्रारंभन, श्रृंखला संचरण और मुक्त मूलकों के संयोजन के द्वारा ही श्रृंखला का समापन भी होता है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रृंखला का प्रारंभन, श्रृंखला बनी कैसे। तो इसमें जो बेंजोइल परऑक्साइड है वो माध्यमिक एक स्पीशीज़ है। तो बेंजोइल परऑक्साइड का समांश विदलन होता है। समांश विदलन का अर्थ है जहाँ पर दो परमाणुओं के मध्य कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है और इसमें समांश विदलन से दोनों परमाणु अपने अपने साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाते हैं, जिससे मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बेंजोइल परऑक्साइड से जो मुक्त मूलक बना है वह मुक्त मूलक फिर से फेनिल मुक्त मूलक भी बना देता है। तो यह अभिक्रिया को लगातार आगे बढ़ाती जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए इसके मैकेनिज्म में C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5 ये बेंजोइल परऑक्साइड है। इसका समांश विदलन हुआ तो यहाँ पर देखिए C6H5 C डबल बॉन्ड O O इसके दो अणु बन गए और इसमें से फिर मुक्त मूलक बना दो फेनिल ग्रुप 2C6H5 ये मुक्त मूलक बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये जो फेनिल मुक्त मूलक है वह एथिलीन को इनिशिएट करता है, एथिलीन को मुक्त मूलक में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर C6H5 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज इक्वल टू C6H5 CH2 CH2 यहाँ डॉट लग गया तो ये एक मुक्त मूलक बन गया। तो यही श्रृंखला को क्या किया, प्रारंभ किया। अब श्रृंखला आगे बढ़ेगी तो श्रृंखला संचरण पद होगा। श्रृंखला जब लगातार आगे बढ़ रही है यानी जो C6H5 CH2 CH2 मुक्त मूलक बना है यही मुक्त मूलक फिर से दूसरे एथीन के अणु से क्रिया करता है और एक अगला मुक्त मूलक बनाता है। तो उसके लिए आप रिएक्शन यहाँ पे समझेंगे। C6H5 CH2 CH2 ये एक मुक्त मूलक है। दूसरा हम एथिलीन अणु ले लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो एक फिर से मुक्त मूलक बना C6H5 CH2 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 CH2। अब ये जो मुक्त मूलक बना ये फिर से एथिलीन से क्रिया करता है तो बनता है C6H5 CH2 CH2 होल N और CH2 CH2 डॉट। तो यहाँ पर एक मुक्त मूलक बना। तो ये श्रृंखला लगातार बढ़ती जा रही है यानी श्रृंखला संचरण हो रहा है, लगातार श्रृंखला में वृद्धि होती जा रही है। तो अब ये श्रृंखला को समाप्त करना है यानी हमारा उद्देश्य तो एथिलीन से पॉलीथीन का निर्माण है। हम यहाँ पर मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं मुक्त मूलक के लिए, श्रृंखला प्रारंभन, श्रृंखला संचरण और श्रृंखला समापन पद। तो अगले पद में हम देख रहे हैं जो श्रृंखला का समापन है, एक लंबी श्रृंखला युक्त मुक्त मूलक बन गई है तो ये कैसे समाप्त होगी। तो या तो यहाँ पर बनने वाले जो मुक्त मूलक है वो आपस में क्रिया कर लेंगे या फिर इसमें विषम अनुपात अभिक्रिया होती है और अंतिम उत्पाद बनता है, या इसे असमानुपातन अभिक्रिया डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये दो प्रकार से होता है, या तो मुक्त मूलकों के का संयोजन होगा उससे श्रृंखला समाप्त होगी या फिर असमानुपातन होगा उससे श्रृंखला समाप्त होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुक्त मूलकों का संयोजन किस प्रकार हो रहा है। तो यहाँ जो हमने देखा लंबी श्रृंखला में हमें C6H5 CH2 CH2 होल N CH2 CH2 मुक्त मूलक यहाँ पर बना है। ये जो होल N है ये शो करता है कि बहुत सारे जो CH2 CH2 अणु हैं वो आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाए हैं, तो ये एक मुक्त मूलक बना। सेम ऐसा ही हम एक और मुक्त मूलक ले रहे हैं C6H5 CH2 CH2 होल N फिर CH2 CH2 डॉट। इनके जुड़ने से बनता है एक बड़ा बहुलक C6H5 CH2 CH2 होल N CH2 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 फिर CH2 CH2 होल N और लास्ट में C6H5। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों CH2 के ऊपर एक डॉट लगा है जो मुक्त मूलक को दर्शाता है। जब ये मुक्त मूलक आपस में फिर से शेयरिंग कर ले रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जा रही है तो फिर से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो श्रृंखला समाप्त हो गई क्योंकि अब ये मुक्त मूलक आगे की रिएक्शन के लिए नहीं बचा। तो ये श्रृंखला समापन पद हो गया। तो एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है असमानुपातन अभिक्रिया मुक्त मूलकों के द्वारा। तो उसी मुक्त मूलक को हम फिर से लिखेंगे C6H5 CH2 होल N CH2 CH2 डॉट लगा दिए प्लस C6H5 CH2 होल N CH2 डॉट लगा दिए। अब जो दूसरा मुक्त मूलक है वहाँ
के CH2 से एक H को हटाकर हम इस मुक्त मूलक के साथ यानी कि इस CH2 के साथ जोड़ देते हैं तो बन जाता है C6H5 CH2 होल N CH2CH3। और दूसरी तरफ हम चूँकि एक H को हटा दिए थे यहाँ पे ले आए, तो इसलिए दूसरी तरफ हम एक डबल बॉन्ड लगा देंगे C6H5 CH2 होल N CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से यहाँ पे एल्कीन का भी निर्माण हो गया। तो हमने देखा कि मुक्त मूलक के द्वारा जब एक श्रृंखला का प्रारंभन हुआ, श्रृंखला संचरण हुआ और श्रृंखला का समापन भी हुआ तो एक बहुलक अणु का निर्माण हुआ। तो इस तरह से श्रृंखला पद बहुलीकरण में जो मैकेनिज्म है उसको हमने देखा कि कैसे फ्री रेडिकल के द्वारा ये रिएक्शन संपन्न होती है। अब हम कुछ ऐसे बहुलकों के बारे में जानेंगे जो योगात्मक बहुलक के उदाहरण हैं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमने प्रारंभ से ही पढ़ा है, लेकिन अब हम थोड़ा बहुलकों के गुणों के बारे में और इनके उपयोग के बारे में भी सीखेंगे। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक योगात्मक बहुलक है पॉलीथीन, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, कम घनत्व पॉलीथीन और उच्च घनत्व पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, LDPE HDPE से कहते हैं। तो निम्न घनत्व पॉलीथीन का जो निर्माण होता है वो एथिलीन से ही होता है, लेकिन निम्न घनत्व और उच्च घनत्व में थोड़े से कंडीशंस या एथिलीन से पॉलीथीन के बनते समय जो शर्तें हैं, बनाने के जो मेथड्स हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। तो जब निम्न घनत्व पॉलीथीन का निर्माण होता है तो यहाँ पर एथिलीन अणु को 473 केल्विन टेम्परेचर पर और 1500 वायुमंडलीय दाब पर और ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा देकर गर्म करते हैं। तो इस प्रकार लो डेंसिटी पॉलीमर का निर्माण हुआ। यहाँ पर देखिए NCH2CH2 और हम एक इज इक्वल टू लगाते हैं साइन, इसके ऊपर हमने लिखा कि 473 केल्विन टेम्परेचर है, 1500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर और ऑक्सीजन लिया गया है लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो इस तरह से एथिलीन से पॉलीथीन का निर्माण हुआ। इस प्रकार लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन होते हैं, इसकी दृढ़ता बहुत उच्च होती है और इसका जो तनन सामर्थ्य है वो थोड़ा सा मीडियम रेंज का होता है और रासायनिक रूप से ये अक्रियाशील होते हैं और ये बहुत कम इलास्टिसिटी रखते हैं। इनका जो प्रयोग है वो हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में कई जगहों पर हम इस तरह से प्लास्टिक के बैग्स का प्रयोग करते हैं लो डेंसिटी पॉलीमर्स के, और विद्युत तारों में इसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत तार उसके इंसुलेशन में, खिलौनों में, है ना, बहुत जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है बैग बनाने में। इसके बाद हम देखेंगे उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। जब एथिलीन से ही पॉलीथीन का निर्माण हुआ लेकिन यहाँ टेम्परेचर, प्रेशर और जो कैटेलिस्ट है उसको विशिष्ट कर दिया जाए तो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का निर्माण होता है। ये जो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है ये 333 केल्विन टेम्परेचर से 343 केल्विन टेम्परेचर और साथ में 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कंडीशन लिया गया। और यहाँ जो उत्प्रेरक है वो है जिगलर नाटा उत्प्रेरक। जिगलर नाटा उत्प्रेरक का जो सूत्र है वो होता है ट्राई